माल्यार्पण करते हुए अपना संबोधन प्रारंभ करेंगे। और आप सब थोड़ा जोरदार तालियों से और जोरदार ताली बजाइए। ताली बजते रहनी चाहिए जब तक कि साहब अपना संबोधन नहीं शुरू करेंगे। हेलो मीडिया बंधु के साथियों, आप कृपया मंच खाली कर दें। बैठ जाइए। ओ भैया बैठ जाइए। छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को प्रथम में त्रिवार वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित वंदनीय बंदे जी और आज इस बहुजन जागरण कार्यक्रम के सभी पदाधिकारीगण, आयोजक और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम। भंते जी ने जो बातें यहाँ रखी, मैं चाह रहा था कि भंते जी का ही स्पीच हम लोग सुनते रहे और भंते जी ने अंत जहां पर किया, मैं अपनी बातों को वहीं से शुरू करना चाहता हूं। लेकिन जो आज बहुजन जागरण ये टाइटल आप लोगों ने इस कार्यक्रम को दिया है, इस टाइटल के ऊपर कुछ बात रखना चाहता हूं, फिर मैं अपने मुख्य विषय की ओर बढ़ूंगा। जागरण के बारे में, बहुजन जागरण हो, बाबा साहब के अनुयायियों के, इन सब के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन का प्रसंग है, वो ही बताना चाहता हूं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत की ओर से डिप्रेस्ड क्लासेस का, अनटचेबल्स का रिप्रेजेंटेशन लंदन में कर रहे थे और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहां का रिप्रेजेंटेशन देखकर ब्रिटिश मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी की बातों को जब रखा गया तो अनेक लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की बातों को विस्तृत से छापने की कोशिश की। जब बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म करके भारत में आए, भारत लौटे, तो ब्रिटिश मीडिया, ब्रिटिश संपादक, ब्रिटिश प्रेस रिपोर्टर कुछ भारत में बाबा साहब अम्बेडकर जी का इंटरव्यू लेने के लिए आए और उन्होंने सोचा कि इसी बात पर गांधी जी का भी इंटरव्यू लिया जाए। गांधी जी का क्या कहना है, पटेल जी का क्या कहना है, नेहरू का क्या कहना है और बाबा साहब का क्या कहना है। ऐसा एक इंटरव्यू ब्रिटिश पत्रकारों ने आयोजित किया और सबका अलग अलग समय लिया। गांधी जी का समय लिया, नेहरू जी का लिया, पटेल का लिया और बाबा साहब अम्बेडकर जी का समय लिया। अब ये पत्रकार जब भारत पहुंचे, बंबई पहुंचे, ये सभी लोग अलग अलग जगहों पर रुके हुए थे, तो सबसे पहले ये पत्रकार गांधी जी जहां पर ठहरे हुए थे वहां पर पहुंचे। अब इन पत्रकारों को आने के लिए थोड़ी देर हो गई। जो समय इनको दिया था 2-4 घंटे ये देरी से आए और पहले गए गांधी जी के पास। गांधी जी के पास जाने के बाद शाम को 7:30-8 बज गए थे। इन्होंने गांधी जी जहां पर रुके थे वो दरवाजा खटखटाया। गांधी जी के सेवक ने वो दरवाजा खोला
और इन पत्रकारों ने कहा कि हमने गांधी जी का इंटरव्यू का समय लिया हुआ है, हम उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो गांधी जी के सेवक ने कहा कि गांधी जी तो अब समाधि अवस्था में चले गए, वो सो गए, आप कल आइए और कल उनका इंटरव्यू लीजिए। फिर पत्रकारों ने सोचा ठीक है, अब गांधी जी का इंटरव्यू नहीं मिल रहा तो हम नेहरू जी के यहाँ चलते हैं। तो वो नेहरू जी के यहाँ, नेहरू जहां पर रुके हुए थे, नेहरू जी के वहां चले। वहां जाते जाते 9, साढ़े 9 बजे तो पत्रकारों ने नेहरू जी के भी कक्ष का दरवाजा खटखटाया। नेहरू जी का भी कक्ष का दरवाजा एक सेवक ने खोला और सेवक ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी के, वो पत्रकारों को कहा कि नेहरू जी अब सो गए हैं, आप कल सुबह आइए। तो वहां से पटेल के पास गए। पटेल के पास जाते जाते 11, साढ़े 11 बजे पटेल जी भी सो गए थे। पटेल जी का भी इंटरव्यू उन पत्रकारों को नहीं मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के यहाँ पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 12, साढ़े 12 बजा उन लोगों को। और जब ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के यहाँ पहुंचे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मकान का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और वो मकान का दरवाजा खुद बाबा साहब ने खोला। बाबा साहब कुछ अध्ययन कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। उन पत्रकारों ने बाबा साहब का पूरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद वो पत्रकार अपनी दिशा के लिए निकल पड़े। एक पत्रकार रुककर उसने बाबा साहब अम्बेडकर जी से सवाल किया कि बाबा साहब, हम शाम को 7:30 बजे गांधी जी के यहाँ पर गए तो गांधी जी सो गए। हम लोग 9, साढ़े 9 बजे नेहरू जी के यहाँ गए, पटेल जी के यहाँ गए, वो भी सो गए थे। हम लोग आपके यहाँ पर रात के 12 बजे, साढ़े 12 बजे आए हैं, लेकिन आज भी अभी भी आप अपने हमेशा के पोशाक में हो, कुछ अध्ययन कर रहे हो। इसकी वजह क्या है कि इतनी रात तक, देर तक आप जाग रहे हो? इसके पीछे वजह क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उन पत्रकार को कहा कि शाम को 7 बजे, साढ़े 7 बजे गांधी सो सकते हैं, 8 बजे, 9 बजे नेहरू हो, पटेल हो, सो सकते हैं, क्योंकि उनका समाज जाग रहा है। मैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी नहीं सो सकता, क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, और जब तक मेरा समाज जागृत नहीं होता मैं सो नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसी असंख्य रातें जाग कर काटी है, इसलिए कि हम जागृत हो सके। और आज ये बहुजन जागरण मंच का नाम सुन के मुझे बाबा साहब की वो घटना याद आई कि आज बाबा साहब ने असंख्य रातें जाकर निकाली है, तब जाकर हम लोग जागृत हुए। और रही बात बंदे जी ने जो अपने वाणी में कही है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा महत्व संगठन को दिया। जैसे बंदे जी ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा कि संगठन बाबा साहब ने बनाया, बुद्ध के नाम से संगठन है, वाल्मीकि के नाम से संगठन है, रविदास जी के नाम से संगठन है, लेकिन वहां पर उनके विचार नहीं है। हम वो डंक मारने का काम बिच्छू की तरह हम लोग करते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन का जो पूरी मूवमेंट बाबा साहब ने चलाई, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उनके संगठन का है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के लाइफ पर मेरा पीएचडी का थीसिस, मेरा पीएचडी का विषय हुई है, इसलिए बहुत सारी बारीकाइयों से मैं बाबा साहब को अध्ययन करता हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब पढ़ता हूं, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट का, जो मूवमेंट बाबा साहब ने की, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर पहले संगठन बनाया करते थे और फिर आंदोलन किया करते थे। इस तरह से बाबा साहब ने अपना जीवन व्यतीत किया है। इसलिए शॉर्ट में, समराइज में बाबा साहब का मिशन आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूं। 1917 में बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत में लौटे। भारत में आने के बाद उस समय ब्रिटिश राज में एवरी 10 years, हर 10 साल में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुआ करता था। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका हुआ करता था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा करते थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एवरी 10 years इसका अमेंडमेंट होता था। और 1920 में इसका और एक अमेंडमेंट किया जाने वाला था कि इस देश में वोट देने का अधिकार किन किन को मिलना चाहिए, उसकी तैयारी इस देश में हो रही थी। उसकी तैयारी के लिए 1919 में साउथ ब्यूरो कमेटी
गठित की गई, साइमन कमीशन गठित किया गया और इसको भारत में जाकर किन किन लोगों को आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, आने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए साइमन कमीशन, साउथ ब्यूरो कमेटी, इसको भारत में भेजा गया था। जब ये साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आई तो गांधी जी ने सबसे पहले इनका स्वागत किया और स्वागत करके कहा कि आपका भारत में स्वागत है, आप इस देश में क्या अधिकार देने के लिए आए। साउथ ब्यूरो ने कहा कि हम आने वाले संविधान में इस देश में किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार देना चाहिए, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए आया है और आने वाले संविधान में इस देश में वोट का अधिकार देने आए। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक, आपका भारत में स्वागत है, लेकिन आप हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं करोगे। साउथ ब्यूरो ने कहा हमें आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम आपके धर्म में कोई इंटरफेयर नहीं करने वाले। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आपको इस देश में वोट देने का अधिकार देना है तो वो 3 वर्गों को ही मिलना चाहिए। साउथ ब्यूरो ने कहा कौन से 3 वर्ग? पहला वर्ग जो जिसने टैक्स भरा, जो टैक्स भरता हो, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा वर्ग जो लोग 8वीं पास हो चुके हैं और जो लोग 8वीं पास होने का प्रूफ दिखा सकते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरा वर्ग इस देश के राजा, महाराजा और संस्थानिक, इन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। साउथ ब्यूरो ने कहा ठीक, हम इन 3 वर्गों को वोट देने का अधिकार देंगे। ये बात बाबा साहब को पता चली। बाबा साहब को पता चला कि गांधी जी इस तरह का बयान साउथ ब्यूरो कमेटी को देकर आए हैं। बाबा साहब ने इस प्रसंग का उल्लेख उनके राइटिंग एंड स्पीचेस में किया हुआ है कि गांधी और साइमन कमीशन की छुपी भेंट, और उस छुपी भेंट में इन्होंने क्या मांगे रखी है, वो सारी बातें बाबा साहब ने राइटिंग एंड स्पीचेस में रखी। बाबा साहब ने इस सामूहिक साइमन कमीशन को, साउथ ब्यूरो कमेटी को अपना बयान देने के लिए बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी के अनुसार अगर आप इन 3 वर्गों को अधिकार देना दोगे तो फिर हमारे लोगों को तो वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। साउथ ब्यूरो ने पूछा कैसे नहीं मिलेगा, हमें बताओ। बाबा साहब ने कहा कि मनुस्मृति के अनुसार पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, और अगर पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार हमारे पास है ही नहीं तो 8वीं पास होने का प्रूफ हम कहां से दिखाएंगे। मनुस्मृति के अनुसार पैसे कमाने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार सिर्फ वैश्यों का है। अगर हमारे पास जमीन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो उस जमीन पर टैक्स भरी हुई रिसीट हमारे पास कहां से होगी? उस पैसों के ऊपर टैक्स भरी हुई रिसीट हमारे पास कहां से होगी? और मनुस्मृति के अनुसार तलवार रखने का अधिकार, राजा बनने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों का है। अगर हमारे पास राजा बनने का अधिकार ही नहीं है तो हम राजा महाराजा कहां से हो सकते हैं? तो साउथ ब्यूरो ने, साइमन कमीशन ने बाबा साहब से पूछा कि इस देश में आपके लोगों को अगर वोट देने का अधिकार देना है तो हमें क्या करना होगा। बाबा साहब ने कहा एक तो हम आपको 8वीं पास होने का कोई सबूत नहीं दिखा सकते, हम आपको इनकम टैक्स की, प्रॉपर्टी टैक्स की कोई रिसीट नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इस देश में पैदा हुए हैं, ये देश हमारा है, इसका सबूत हम दे सकते हैं। और इसलिए आपको अगर वोट देने का अधिकार देना है तो आपको हमारे उम्र के आधार पर देना चाहिए। और तब बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस बात को मानते हुए साइमन कमीशन ने एडल्ट फ्रैंचाइज नाम का कानून तैयार किया। वो आज भी देश में लागू है, आज भी देश में लागू है। जो भी कोई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उस समय 21 साल था, अब 18 साल कर दिए गए हैं। 18 साल के हर स्त्री को, हर पुरुष को वोट देने का अधिकार इस देश में जो प्राप्त है वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से प्राप्त है। और देखिए, रामायण महाभारत के समय में द्रौपदी का चीरहरण, वस्त्रहरण इस देश में किया जाता था। रामायण महाभारत के काल में स्त्री को नंगा करने का काम इस देश के ब्राह्मणी व्यवस्था ने किया, और इसी देश में बाबा साहब के कानून ने, बाबा साहब के संविधान ने उसी द्रौपदी को राष्ट्रपति पद पर बिठा दिया।
मैं बातें आप लोगों को बताऊंगा तो आपके दिमाग के बैक ऑफ द माइंड ये बात रखना कि साइमन ब्रिटिशर, साउथ यूरोप ब्रिटिशर, साइमन कमीशन ने, साउथ यूरोप कमेटी ने जब वोट का अधिकार दे दिया तो तिलक नाम का, तिलक की वैसे जाति क्या होती है? ब्राह्मण। तिलक नाम का, बाल गंगाधर तिलक नाम का ब्राह्मण सभा सम्मेलन लेकर कहता है कि तेली, तंबोली और गुड़घटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, इन्हें क्यों चाहिए वोट का अधिकार? यानी इस देश में साउथ यूरोप कमेटी, साइमन कमीशन, भारत के बाहर से आए हुए लोग इस देश के लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था इस देश के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहती। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, 1919, 1920 ये दौर आगे चला गया और 1924 में इसी भारत देश में बोले कमीशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया, एक ठराव मंजूर किया, और वो रिजोल्यूशन ये था कि अंग्रेज सरकार के पैसों से जितने भी तालाब, जितने भी कुएं, उसका मैनेजमेंट होता है, खर्चा होता है, वो आज से सभी लोगों के लिए खुले होंगे। किसी की जाति, किसी का धर्म देखकर कुएं या तालाब खुले नहीं जाएंगे, सबके लिए खुले होंगे। ये कानून बना 1924 में, रिजोल्यूशन पास हुआ। बाबा साहब ने देखा कि लोगों को कानून बनाकर अधिकार दे दिया है, फिर भी वो लोग अपना अधिकार लेने के लिए आगे नहीं आए। महाराष्ट्र के 14 तलाक का आंदोलन सबको पता है। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये आंदोलन किया था। बाबा साहब ने देखा कि कानून बनाकर इन लोगों को अधिकार दिया है, फिर भी अपना अधिकार लेने को तैयार नहीं। फिर बाबा साहब ने 1924, 1925, 1926, 1927 के मार्च महीने तक ऐसे छोटी छोटी सभाएं की और लोगों को जागृत किया। आज भी हमारा कोई भी बच्चा बाबा साहब को पढ़ता है तो यही कहता है कि बाबा साहब ने पानी पीने का आंदोलन किया। बराबर है, पानी पीने का आंदोलन किया। लेकिन वही बाबा साहब अम्बेडकर अपने किताब में लिखते हुए कहते हैं कि मेरा संघर्ष पानी पीने के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष पानी पीने का नहीं है। बाबा साहब अपने महान सत्याग्रह में लिखते हैं कि हमने पानी पीने के आंदोलन किया ही नहीं। तो फिर हम जो इतने सालों से बाबा साहब अम्बेडकर जी का आंदोलन देख रहे हैं कि ये पानी पीने का आंदोलन है, फिर ये एक्चुअल में है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 4 साल लोगों के बीच जाकर छोटी छोटी सभाएं लेकर उनको इकट्ठा किया और 50,000 लोगों को इकट्ठा करके 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ पर लेकर आए और वहां पर बाबा साहब ने अपने हाथ से पानी उठाया और जैसे ही पानी उठाया वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने बाबा साहब को नमन नहीं किया कि बाबा साहब आपने हमको पानी पीने का अधिकार दिया, आपको नमन है। नहीं, ये नहीं किया। क्या किया उन लोगों ने? जो हमारा नेता कर रहा है उसका अनुकरण हमको करना चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब के भक्त नहीं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। उन 50,000 लोगों ने बाबा साहब को हाथ नहीं जोड़ा। जो काम बाबा साहब कर रहे हैं वही काम उन 50,000 लोगों ने किया। सभी लोगों ने पानी उठाया और वो पानी पिया। बाबा साहब का आंदोलन पानी पीने के लिए नहीं था, बाबा साहब का आंदोलन मरे हुए लोगों को जिंदा करने का आंदोलन था। और इसलिए उस समय बाबा साहब ने एक नारा दिया कि जो जागृति आज तुम लोगों में पैदा हुई है इसे हमेशा कायम रखो, इसे मिटने नहीं देना, इसे बुझने नहीं देना। जागृति का अग्नि हमेशा कायम रखना। लेकिन आज क्या हुआ? 14 अप्रैल आती है, 5 अक्टूबर अभी आएगा। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के किए हुए कामों का अनुकरण नहीं कर रहे, सिर्फ नमन कर रहे। बाबा साहब आपने हमारे लिए जो किया बहुत अच्छा किया, हम सिर्फ भक्त बने जा रहे हैं। हम बाबा साहब का अनुकरण नहीं कर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह आंदोलन करने से पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की संस्था बनाई 1924 में। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और सभा बनाकर इन लोगों का
इन लोगों को संगठित किया और आंदोलन किया। पहले संगठन फिर आंदोलन, और जब यह आंदोलन यशस्वी हुआ, सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद 1930 में, ये 1927 में हुआ। इसका और एक सेकेंड फेज है इस आंदोलन का, इसको हम ज्वाइन करके नहीं देखते। महाड़ का आंदोलन हो गया बस हम लोग उधर ही भूल जाते हैं। इसका सेकेंड फेज है। महाड़ का आंदोलन होने के बाद फिर 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब इस आंदोलन का दूसरा फेज करने के लिए महाड़ में पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद ब्रिटिश अफसर ने बाबा साहब से विनती की कि बाबा साहब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा ठीक है आओ। तो बाबा साहब जिस सर्किट हाउस में रुके थे वो ब्रिटिश ऑफिसर वहां पर आया, और ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा कि बाबा साहब हम आपके आंदोलन के खिलाफ नहीं है, हम आपके अधिकारों के खिलाफ नहीं है, ना ही आपके लोगों के अधिकार के खिलाफ है। यह अधिकार हमने ही आपको दिया था, लेकिन वहां के ब्राह्मणों ने आपके इस महान के चौदार तालाब के आंदोलन पर कोर्ट में केस दायर की है, और कोर्ट ने इसको स्टे दिया हुआ है, इसलिए आप महाड़ के तालाब पर नहीं जा सकते। अगर आप महाड़ के तालाब पर जाते हो तो मुझे आपको और आपके सारे अनुयायियों को अरेस्ट करना होगा, गिरफ्तार करना होगा, मैं आपको वहां पर जाने नहीं दे सकता। बाबा साहब ने देखा कि ब्रिटिशर्स हमको अधिकार दे रहे हैं, लेकिन वहां के ब्राह्मण हमको अधिकार देना नहीं चाहते। अब बाबा साहब उस ब्रिटिश ऑफिसर से कह सकते थे कि नहीं हम आपके स्टे ऑर्डर को नहीं हम लोग मानते, और बाबा साहब सभी लोगों को लेकर महाड़ के चौदार तालाब पर जा सकते थे, लेकिन बाबा साहब नहीं गए, क्योंकि बाबा साहब को उनका दोस्त कौन, उनका दुश्मन कौन, ये उनको पता था। इसलिए बाबा साहब को पता था कि हमें कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है। और उसी 25 दिसंबर 1927 को जिस कानून के वजह से हमको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया था, उस मनुस्मृति का दहन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ के चौदार तालाब पर उसको जलाया, क्योंकि इस ग्रंथ की वजह से हम पानी नहीं पी सकते थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से बाबा साहब ने यह आंदोलन किया। उसके बाद 1930 में अब बहिष्कृत हितकारिणी सभा मैं बाबा साहब के जीवन का एक और पहलू आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में जितने भी संगठन बनाए हैं, सिर्फ पहला संगठन छोड़ के बहिष्कृत हितकारिणी सभा एस्टैब्लिशमेंट 1924 और समता सैनिक दल एस्टैब्लिशमेंट 1927, इन दो संस्थाओं को छोड़कर बाबा साहब ने कभी भी मराठी या हिंदी भाषा का उपयोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम के लिए नहीं किया। कभी भी अपने संगठन का नाम उन्होंने प्रादेशिक भाषा पर नहीं रखा, उन्होंने इंग्लिश का इस्तेमाल किया। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन बाबा साहब ने रजिस्टर किया। अब बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसी ब्रिटिश आदमी को समझेगा कि ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन? किसी को समझे? नहीं समझेगा। उसी नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बहिष्कृत का मतलब क्या है? डिप्रेस्ड। बहिष्कृत यानी डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। अब अंग्रेजों को समझ में आने लग गया कि इस देश में सिर्फ हिंदू नहीं रहते, सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं रहते, सिर्फ सिख नहीं रहते, इनके साथ और एक वर्ग रहता है, और वो डिप्रेस्ड है, वो आउटकास्ट है, वो बहिष्कृत है, वो वर्ण भाई है। और इस नाम से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, क्योंकि उस समय गांधी जी का कहना था कि ये हमारे हिंदू है, गांधी जी का ये कहना था कि इस देश के जो लोग हैं अछूत है, ये हिंदुओं का भाग है, और इसलिए हमारे आपस की जो लड़ाई है वो हम आपस में सुलझा लेंगे, ब्रिटिशरों को इसमें देखने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिशरों को इसमें देखने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने, गांधी ने इस देश के अनटचेबल्स को, अछूतों को एक नाम दिया था। क्या नाम था? हरिजन। हरिजन का ऑफिशियल डेफिनेशन आप लोगों को पता है?
गांधी जी के उनके राइटिंग्स में ये डेफिनेशन है। हरिजन का मतलब है हरि के जन। हरि को विष्णु, विष्णु के जन यानी हम लोग कौन थे? हम लोग विष्णु की नाजायज औलादे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म हरिजन। हरिजन का ऑफिशियल मीनिंग है विष्णु की नाजायज औलादे यानी हरिजन। गांधी हमें हरिजन कहते थे। बाबा साहब ने कहा हम कोई हरिजन नहीं है, हम इस देश में डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड यानी वंचित है। हम इस देश में सताए गए लोग हैं। और बाबा साहब ने इस नाम से ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया और इसका पहला आंदोलन बाबा साहब ने किया, कालाराम टेम्पल एंट्री, कालाराम मंदिर प्रवेश। क्योंकि गांधी ने हमको क्या बता कर रखा था? हम हिंदू हैं। बाबा साहब ने कहा ठीक है, हम हिंदू हैं, ठीक है, हम इस तारीख को 2 मार्च 1930 को कालाराम मंदिर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हमें मंदिर में लिया जाए। बाबा साहब फिर हजारों लोगों को इकट्ठा करके 2 मार्च 1930 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में कालाराम मंदिर के प्रवेश द्वार पर वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही अंदर पहुंचे, अंदर से बड़े बड़े दरवाजे कालाराम मंदिर के बंद कर दिए गए और अंदर से पथराव हुआ। एक पत्थर आकर बाबा साहब को लगा। बाबा साहब ने वहीं पर सभी लोगों को इकट्ठा करके कहा कि देखो, तुम अपने आप को हिंदू समझते हो, अगर तुम हिंदू होते और उतने में एक कुत्ता, छोटा सा कुत्ता वहां से छोटा सा जगह देखकर मंदिर में प्रवेश कर रहा। बाबा साहब ने देखा कि एक कुत्ता मंदिर में जा सकता है, लेकिन हम इंसान मंदिर में नहीं जा सकते। बाबा साहब ने उसी दिन ये निश्चय कर लिया और 1935 में ये घोषणा की कि हिंदू परिवार में जन्म लेना ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। 1930 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, हम लोगों को लगता है बढ़िया आदमी है, हमें कुछ दे रहा है तो बदले में कुछ मांगेगा जरूर। तो मुस्लिम डेलीगेशन ने पूछा कि गांधी जी इसके बदले में आप क्या चाहते हैं? गांधी जी ने कहा कि कल सुबह जब डॉक्टर अम्बेडकर अपने चेयर से खड़े होकर जो अधिकार अपने लोगों के लिए मांगने वाले हैं, उसको तुमको विरोध करना होगा। उस समय के मुसलमानों ने कहा कि गांधी जी, अछूतों के अधिकार में से अगर आप हमको अधिकार देना चाहते हो तो हम कतई कबूल नहीं करेंगे। और दूसरे दिन ये मुसलमान बाबा साहब अम्बेडकर जी के पक्ष में खड़े हुए और ये सारी बातें बाबा साहब को जाकर उन्होंने बताई। बाबा साहब ने राइटिंग स्पीचेस पर लिख दी और तब जाके हमने पढ़ी, तब जाकर हमने ये पढ़ी। इसका और वही पहलू कि ब्रिटिशर हम लोगों को अधिकार दे रहे हैं और दे भी दिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस प्रेजेंटेशन से बाबा साहब अम्बेडकर जी को कॉम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर दिया। कॉम्युनल अवार्ड में आपकी सेपरेट सेटलमेंट थी, आपके डुअल वोट थे, आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट थी, कई सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय प्राप्त किए, कई सारे अधिकार। गांधी जी ने कहा कि इन लोगों को अगर अधिकार दोगे तो मैं प्राण जाने तक, जान जाने तक अनशन करूंगा, लेकिन इनको देने नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद का सारा एपिसोड आपको पता है कि गांधी अनशन पे बैठे, बाबा साहब को सिर्फ साइन करनी पड़ी और वो अधिकार छोड़ने पड़े। फिर मैं आपको उसी पॉइंट पर लेकर आता हूं, अंग्रेज अधिकार दे रहा है, गांधी नहीं दे रहा। भारत के बाहर से आए हुए लोग भारत के लोगों को अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था इस देश के बहुजनों को अधिकार देना नहीं चाहती, नहीं चाहती। पीरियड और आगे बढ़ा, 1931, 32, 33 कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और फिर इस देश के आजादी का जो हलचल है वो गतिमान हुई और इस देश को आजाद करने का निर्णय लिया गया। अंग्रेजों ने कंडीशन रखी कि ठीक है, हम इस देश को आजाद कर देंगे, लेकिन जब तक हम जाने के बाद आप ये देश कैसे चलाओगे उसका पूरा का पूरा ब्यौरा तैयार नहीं होता, संविधान तैयार नहीं होता, तब तक हम आपको आजादी नहीं देंगे, आजादी नहीं देंगे।
और फिर अंग्रेजों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, लोगों को कहा कि संविधान सभा में जिसको जिसको आना है वो चुनाव में जीते और संविधान सभा में। बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई से इस संविधान सभा में जाने की तैयारी उन्होंने शुरू की। पटेल और गांधी को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों बाबा साहब के पास आए और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हमें पता चला है कि आप संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी आपके लिए हमने बंद रखी, हम आपको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को बंबई से संविधान सभा में चुनकर लाने से इन्होंने मना कर दिया और बाबा साहब की व्यथा को पश्चिम बंगाल में बैठे हुए जोगेंद्र नाथ मंडल इन्होंने पहचाना और उन्होंने बाबा साहब को पश्चिम बंगाल में बुलाया और उनकी जीती हुई सीट, उनके एक पदाधिकारी की जीती हुई सीट बाबा साहब को दी और बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। बाबा साहब संविधान सभा में गए। 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा का कामकाज शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को सौंपा। अब सौंपते हुए क्या था सोचिए, जिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान बनाने के लिए इतना संघर्ष किया, संविधान सभा में तक उनको लाने के लिए कोई तैयार नहीं था, बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके इस देश का संविधान निर्माण किया और सिर्फ देश का ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे बढ़िया अगर किसी देश का संविधान है, और ये इसलिए नहीं कि मैं बाबा साहब का वंशज हूं इसलिए बाबा साहब की तारीफ कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस यूएसए के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत के संविधान को देखते हुए पढ़ते हुए वो कहते हैं कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम सूरज का नाम बदलकर उसे अम्बेडकर कर देते। ऐसे पूरे विश्व का सबसे बढ़िया संविधान बाबा साहब ने इस देश को निर्माण करके दिया और देते समय क्या कहते हैं कि संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना, इसको चलाने वाले लोग अगर गलत हैं तो संविधान किसी भी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। और आज मुझे बताओ, जिन लोगों के हाथ में ये संविधान है, संविधान तो वैसे हमारे घरों में भी है, आपके घरों में भी होगा, क्या संविधान को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, किसकी? कौन चलाता है ये संविधान? देश का संसद। और आज जिनके हाथ में इस देश का संविधान है, क्या वो लोग इस देश को संविधान के अनुसार चला रहे हैं? चलाना छोड़ो, ये कौन लोग हैं जिनके हाथ में आज देश का संविधान है, वो कौन लोग हैं, इसकी भी जानकारी थोड़ी देना चाहता हूं। जब देश का संविधान सभा